बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स न्यू बुक की एक्सरसाइज 4.2 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है, यानी कि इन एक्सप्रेशन की हमने तजज़ी बनानी है। तो हम जो एक्सरसाइज 4.1 है वहां पर हम दो तरीकों से फैक्टराइज करना सीख के आए थे। एक था कॉमन फैक्टर मेथड, जिसमें कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती थी उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स होती थी उनमें हम कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू निकाल के उस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते थे। ठीक है। फिर हमने दूसरा तरीका सीखा था जिसमें कि हमारे पास अगर 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन होती थी तो उसमें जो मिडिल वाली टर्म थी उसको हम ब्रेक करके उसको मजीद फिर फैक्टराइज करते थे, यानी कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से हमने फैक्टराइज करना सीखा था। अब यहाँ पर ये जो मुख्तलिफ एक्सप्रेशन है इनको हम सॉल्व करेंगे। इनके लिए हम मुख्तलिफ अलजबरा के फार्मूला जो है वो यूज करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए। ठीक है। ये फार्मूला हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, मैं आपको ये फार्मूलाज बताता हूं। देखें, ये वाले फार्मूलाज हैं जो कि हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज के मुख्तलिफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ये जो फार्मूलाज हैं ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। ठीक है। और ये फार्मूला सारे मैं आपको एक साथ नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे जिस क्वेश्चन में जो वाला फार्मूला यूज होगा मैं उसको साथ साथ एक्सप्लेन करते जाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें, अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने फैक्टराइज करना। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है, मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें, पहला स्टेप हम क्या करते होते थे, हम देखते थे कि हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही है उनमें कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं है। तो ये जो दो यहाँ पे टर्म आ रही है इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी मुश्तरका वैल्यू नहीं है। तो अब इसको हम जो आपको मैंने अभी मुख्तलिफ फार्मूला दिखाए थे उन फार्मूलाज की मदद से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखें मैं फार्मूला को सामने ले आता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। उसके लिए हम पहले स्टेप में ये करते हैं कि ये जो दो टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है। तो देखें, इनको अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये टर्म्स इस तरह बन जाएगी। 4x4 को मैंने 2x2 का स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह 81y4 को मैंने 9y2 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि अगर आप इन दोनों टर्म का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको ये वाली वैल्यूज मिलेगी। ठीक है। तो ये मैंने दोनों टर्म्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें और यहाँ पर इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इसको देखें, यहाँ पर अगर ये जो पहली वाली टर्म है 2x2 इसको अगर हम a के इक्वल रखें और 9y2 को अगर हम b के इक्वल रखें तो हमारे पास इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड में ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके ऊपर ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं। ये हमारा a स्क्वायर हो गया और ये प्लस b स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस 2ab ये वाली वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है। तो हम अपने पास से ये जो प्लस 2ab वाली वैल्यू है यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो देखें, जब हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें, ये मैंने पहली वाली टर्म लिखी यानी कि जो a स्क्वायर है इसके इक्वल हो गया, और ये मैंने दूसरी वाली टर्म लिखी यानी कि जो b स्क्वायर है इसके इक्वल हो गई ये वाली टर्म। उसके बाद अब हमें प्लस 2ab ये वाली वैल्यू चाहिए, तो मैंने लिखा ये प्लस 2, ये फॉर्मूले वाला 2 हो गया। ठीक है। उसके बाद a की जगह ये पहली वाली टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है और b की जगह ये दूसरी वाली टर्म जो कि ब्रैकेट के अंदर है, इसको मैंने पुट कर दिया। तो ये हमारा प्लस 2ab वाला पार्ट हो गया। ठीक है। अब देखिए, ये हमने अपने पास से प्लस 2ab वाला पार्ट ऐड किया है, तो फिर हमें इसको एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि इसका जो नेट इफेक्ट हो वो 0 हो। ठीक है। तो मैंने ये जो वैल्यू यहाँ पर ऐड की है यही चीज मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर दी है, मैंने -2 और उसके बाद ये वाली वैल्यूज मैंने लिख दी। ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो अब इस एक्सप्रेशन में ये जो पहली वाली 3 टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल आ रही है। तो हम इसका मतलब है कि जो पहली वाली 3 टर्म है इनके लिए फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हम इन तीनों टर्म के लिए लिख सकते हैं। ठीक है। तो इन तीनों टर्म को मैं इस फॉर्मेट में जब लिखूंगा तो मेरे पास इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें, ये वाली टर्म a के इक्वल थी तो मैंने इस टर्म को पुट किया, और ये वाली टर्म b के इक्वल है तो मैंने इस टर्म को पुट करके इन दोनों का होल स्क्वायर ले लिया, यानी कि मैंने फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड थी इन पहली 3 टर्म्स के लिए यहां पर पुट कर दी, और माइनस ये इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें 36, तो ये 36x2y2 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो अब यहाँ पर ये जो पहली वाली टर्म में देखें ये तो होल स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है, ये जो दूसरी वाली टर्म है इसको भी अब हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखें, मैं दूसरी वाली टर्म को भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा। तो 36 को मैंने लिखा 6 के इक्वल और x और y लिख के इसका मैंने होल स्क्वायर ले लिया, तो इस तरह ये मैंने 36x2y2 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। अब हमारे पास देखें ये दो टर्म्स आ रही हैं, दोनों होल स्क्वायर की फॉर्म में है। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखें, ये है a2 माइनस b2 इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। अगर आप ये एक्सप्रेशन देखें, इसमें ये जो पहली वाली टर्म है इसको अगर आप a के इक्वल रखें और ये जो दूसरी वाली टर्म है इसको अगर आप b के इक्वल रखें तो इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस फॉर्म में हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रही है। तो अब हम इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है यानी कि ये वाली साइड, ये हम इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं इस एक्सप्रेशन के लिए जो फार्मूला की ये राइट हैंड साइड है ये मैं लिखूंगा, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें, एक बार हम इसको क्या करेंगे, एक बार ये हमारा a माइनस बी आ रहा है तो हम पहली टर्म माइनस ये वाली टर्म लिख देंगे, और एक बार ये a प्लस बी आ रहा है तो हम ये पहली टर्म प्लस ये दूसरी वाली टर्म लिख देंगे। ठीक है। तो देखें, एक बार मैंने इसको प्लस लिख दिया और एक बार इसको मैंने माइनस लिख दिया।
ठीक है, तो इस तरह ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया और इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हमें ये वाले दो फार्मूला यूज करना पड़े। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। जी, अब पार्ट 2 इस पे हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसका सोल्यूशन है, मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में तो हमें ये देखना होता है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं, इन टर्म में कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं है। तो यहाँ पर ये दो टर्म है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने जो एक्सरसाइज के शुरू में मुख्तलिफ फार्मूला देखे थे, उन फार्मूला में से कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब देखें, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो कि हमने पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए यूज किया था, यानी कि ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब इस फार्मूला को यूज करने के लिए पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है, यहाँ पर ये जो दो टर्म्स आ रही हैं, इन दोनों टर्म्स को मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखें, ये a4 को मैंने लिख दिया a2 और इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, और 64b4 को मैंने लिख दिया a b2 और इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इस तरह मैंने ये दोनों टर्म्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही है, इस एक्सप्रेशन को देखें और इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इसको देखें, तो यहाँ पर ये जो पहली वाली टर्म ब्रैकेट के अंदर आ रही है a2, इसको अगर हम इस a के को रखें और ab2 इसको अगर हम इस b के को रखें, तो हमारे पास ये a2 और b2 की फॉर्म में ये दोनों टर्म्स आ रही हैं। अब यहाँ पर मिसिंग वैल्यू फिर कौन सी होगी? +2ab, ये वाली वैल्यू मिसिंग है, तो ये वैल्यू हम इन दोनों टर्म्स के लिए अपने पास से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें, ये वैल्यू मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये तो मैंने पहली वाली दोनों टर्म्स एज इट इज लिख दी। उसके बाद अब हमने ये +2ab अपने पास से ऐड करना है, तो ये मैंने +2 लिखा, यानी कि जो फार्मूले वाला 2 है उसको पुट किया। उसके बाद a की जगह हमने ये पहली वाली टर्म पुट कर ली जो ब्रैकेट के अंदर है, और b की जगह हमने ये दूसरी वाली टर्म पुट कर ली जो कि ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये हमारा +2ab वाला पार्ट हमने ऐड कर दिया। तो जब आपने अपने पास से 2ab वाला पार्ट ऐड किया, तो इसको आपको माइनस भी करना पड़ेगा ताकि हमारा जो नेट इफेक्ट हो दोनों का वो 0 हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सेम वैल्यू यहाँ पर एक बार माइनस भी कर दी। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, तो इसमें ये जो पहली वाली 3 टर्म है, ये जो पहली वाली 3 टर्म है, ये फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल आ रही है। ठीक है, देखें, ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ये हमारा b स्क्वायर हो गया, और ये +2ab, यानी कि ये वाली जो साइड है फार्मूले की ये आ रही है। तो अब हम इस फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि a + b होल स्क्वायर, ये हम इन तीनों टर्म्स के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन तीनों टर्म्स के लिए जो फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड है इसको पुट करूंगा, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, देखें, ये पहली वाली टर्म a के इक्वल थी, तो मैंने पहली वाली टर्म को पुट किया, और दूसरी वाली टर्म को हमने b के इक्वल रखा था, ये तो प्लस लिख के मैंने दूसरी वाली टर्म को पुट करके इनका मैंने होल स्क्वायर ले लिया, यानी कि सेम जो फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड है ये हमने इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर पुट कर दी। और माइनस, उसके बाद ये दो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है तो आपस में मल्टीप्लाई करें, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा, और साथ में a2 b2 आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर इसको पुट कर लिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई है। इसमें जो पहली वाली टर्म है ये तो होल स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है, ये जो दूसरी वाली टर्म है इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा, तो देखेंगे 16a2 b2 को हम लिख सकते हैं 4ab, और इसका मैंने होल स्क्वायर ले लिया। अब हमारे पास ये दो टर्म्स आ रही हैं और दोनों जो है स्क्वायर की फॉर्म में है और दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। देखें, ये हमारे पास दो टर्म्स हैं स्क्वायर की फॉर्म में, इनके दरमियान माइनस का फॉर्मूला है सेम जिस तरह के यहाँ पर है। तो हम अब ये फॉर्मूला की जो राइट हैंड साइड है ये हम इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स आ रही हैं, इन दोनों टर्म्स को एक बार हम माइनस की सूरत में लिख लेंगे आपस में, और एक बार इनको हम प्लस की सूरत में लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए पुट करूंगा, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, देखें, ये मैंने पहली वाली टर्म प्लस दूसरी वाली टर्म, यानी कि एक बार मैंने इसको प्लस की सूरत में लिख दिया, ये वाला पार्ट हो गया, और फिर मैंने ये पहली वाली टर्म माइनस ये दूसरी वाली टर्म, यानी कि जो माइनस वाला पार्ट है ये वाला पार्ट इस फार्मूले का, ये भी हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाती है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन बुक में इस आंसर को रीअरेंज किया गया है वेरिएबल a b के हिसाब से, तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो बुक के आंसर के साथ मैच कर सके। तो ये जो 4ab है इसको मैं यहाँ पर पहले ले आया हूँ, इस तरह यहाँ पर ये -4ab को भी पहले ले आया। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया इन दो फार्मूलास की मदद से। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। इसका सोल्यूशन है, हमने इस एक्सप्रेशन को पहले लिखा। अब पहले स्टेप में आप देखें कि ये जो एक्सप्रेशन में मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं, इन सारी टर्म में कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो इन सारी तीनों टर्म में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि कॉमन आ रही हो या मुश्तरका आ रही हो। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जो हमने मुख्तलिफ फार्मूलाज देखे थे इस एक्सरसाइज के शुरू में, उन फार्मूलाज की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए देखें, यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज करेंगे वही वाला यूज करेंगे जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में यूज किया था। इस वाले फार्मूले की मदद से हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम इसकी थोड़ी तरतीब चेंज कर लेते हैं। ये जो 16 है इसको मैं x4 के साथ यहाँ पर ले आया हूँ, और ये 4x2 को मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, अब हम ये जो पहली वाली दो टर्म्स हैं इनको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखें, इनको जब मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये x4 को मैंने लिख दिया x2 और इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, और 16 को मैंने लिख दिया 4 और इसका मैंने स्क्वायर लिख दिया, और प्लस ये 4x2 मैंने लिख दिया।
अब देखें ये जो पहली वाली दो टर्म है, इन दो टर्म्स को देखें और इस फार्मूले की राइट हैंड साइड को देखें। अगर हम ये जो पहली वाली टर्म है ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आ रही है x2, इसको हम a के इक्वल रखें, इस वाले a के इक्वल, और ये जो 4 है इसको अगर हम इस b के इक्वल रखें, तो हमारे पास इस फार्मूले की जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये वाली वैल्यूज इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। जो दो टर्म्स है इन टर्म्स की सूरत में हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली वैल्यूज आ रही है। तो अब यहाँ पर मिसिंग वैल्यू कौन सी है? प्लस 2ab। ठीक है, तो हम इन दोनों टर्म्स के लिए ये जो प्लस 2ab वाली वैल्यू मिसिंग है ये हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए जब ऐड करेंगे तो हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें ये तो पहली वाली दो टर्म मैंने एज इट इज लिख दी। उसके बाद अब हमें प्लस 2ab ये वाला पार्ट ऐड करना है। तो मैंने लिखा प्लस 2 यानी कि फार्मूले वाला जो 2 है उसको ऐड किया। उसके बाद a भी लिखना है, तो a के इक्वल हमने ये पहली वाली टर्म को रखा था और b के इक्वल हमने दूसरी टर्म को लिखा था। तो ये मैंने देखा ये पहली वाली टर्म और दूसरी वाली टर्म इसको ऐड कर दिया। तो ये हमने प्लस 2ab ये वाला पार्ट यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने अपने पास ये 2ab वाला पार्ट ऐड किया है। तो जब आप अपने पास से कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं तो आपको सेम वैल्यू आप माइनस भी करना पड़ती है ताकि हमारा जो नेट इफेक्ट है वो 0 हो। तो मैंने ये सेम वैल्यू देखें यहाँ पर एक बार माइनस भी कर दी। ठीक हो गया, और प्लस ये वाली जो टर्म थी इसको मैंने लिख दिया। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो इस एक्सप्रेशन की जो पहली वाली तीन टर्म्स हैं ये इस फार्मूले की राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। ठीक है, हमारे पास देखें ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab सेम ये वाली टर्म आ रही है। तो हम इन तीनों टर्म्स को इस फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली साइड इन तीनों टर्म के लिए पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों टर्म्स हैं इनके लिए मैं फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर ये वाली साइड पुट करूंगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी इस तरह बन जाएगी। देखें ये मैंने पहली वाली टर्म प्लस ये दूसरी वाली टर्म लिख के इनका मैंने होल स्क्वायर ले लिया। तो सेम हमारे पास जो फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड है मैंने इन पहली तीन टर्म्स के लिए यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, और पीछे हमारे पास अब ये वाली टर्म आ रही है। तो इसमें ये तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 और 8 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x2 हो जाएगा और प्लस ये 4x2 हो गया। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है माइनस 8x2 और प्लस 4x2। अब देखेंगे माइनस 8x2 प्लस 4x2, 8x2 में से 4x2 को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4x2। लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। 8 चूंकि 4 से बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन था तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी है। तो इसमें ये जो पहली वाली टर्म है ये तो स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है इसको। ये जो दूसरी वाली टर्म है इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में ले आते हैं। तो ये दूसरी वाली टर्म को देखें मैंने 2x और इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये दो टर्म्स आ रही हैं जो कि स्क्वायर की फॉर्म में है और इनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखें ये हमारे पास दो टर्म्स हैं जो कि स्क्वायर की फॉर्म में है और इनके दरमियान माइनस का साइन है, सेम जिस तरह की एक्सप्रेशन हमारे पास आ रही है। तो अब इस फार्मूला की जो ये राइट हैंड साइड है हम इस एक्सप्रेशन के लिए पुट कर सकते हैं। यानी कि ये जो दो टर्म्स आ रही हैं इनको हम एक बार आपस में माइनस की सूरत में लिख देंगे और एक बार इनको हम प्लस की सूरत में लिख देंगे। ठीक है, तो मैं ये जो राइट हैंड साइड है इस फार्मूले की इस एक्सप्रेशन के लिए पुट करूंगा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाए। ठीक है, अब ये हमारे पास आंसर आ जाता है, लेकिन बुक में जो आंसर है उसको एक्स वेरिएबल के हिसाब से रीअरेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं भी इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूं ताकि हमारा जो आंसर है बुक के आंसर के साथ मैच हो। तो देखें ये मैंने जो 2x है इसको मैं पहले ले आया हूं और 4 को मैं बाद में ले गया हूं। इसी तरह ये माइनस 2x को मैं पहले ले आया हूं और ये प्लस 4 को मैं बाद में ले गया हूं। ठीक है, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन आ जाती है इस एक्सप्रेशन के लिए और इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें ये दो फार्मूला यूज करना पड़े। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसका सॉल्यूशन है हमने इस एक्सप्रेशन को पहले लिखा। अब पहला स्टेप हमने ये देखना होता है कि जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है इसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं इन सारी टर्म में कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं है। तो इन तीनों टर्म में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। हमने जो अलजेब्रा के मुख्तलिफ फार्मूलाज देखे थे इस एक्सरसाइज के शुरू में उन फार्मूलाज की मदद से। ठीक है, तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन है इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं पहले स्टेप में। ये जो प्लस 1 है इसको मैं यहाँ पर पहले ले आया हूं और माइनस 14x2 को मैंने यहाँ पर बाद में लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने फैक्टराइज करना है और इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम पीछे तीनों पार्ट में यूज करते आए हैं। इस फॉर्मूला की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें अब इस फार्मूला को यूज करने के लिए हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें ये जो पहली वाली दो टर्म्स आ रही हैं इन दोनों टर्म्स को मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूं। ठीक है, तो देखें x4 को मैंने लिख दिया x2 का स्क्वायर और ये 1 को मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर। मैंने पहली वाली दोनों टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया और माइनस 14x2 ये वाली टर्म मैंने साथ में लिख दी। अब आप ये पहली वाली जो दो टर्म है इनको देखें और ये जो फॉर्मूला की राइट हैंड साइड है इसको देखें। तो इसमें अगर हम ये जो x2 है इसको हम इस a के इक्वल रखें और ये जो 1 है इसको अगर हम इस b के इक्वल रखें तो हमारे पास a2 और b2 वाली टर्म यहां पर आ रही है, ये दोनों टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर मिसिंग वैल्यू कौन सी है? फिर ये प्लस 2ab ये वाली वैल्यू मिसिंग है इन दोनों टर्म्स के लिए। तो हम इन दोनों टर्म्स के लिए ये जो प्लस 2ab मिसिंग है इसको अपने पास से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें ये तो पहली वाली दोनों टर्म मैंने एज इट इज लिख दी, उसके बाद मैंने प्लस
और 2 लिखा, ये फॉर्मूले वाला 2 हो गया। उसके बाद ए बी लिखना होता है, तो हमने a इक्वल x2 को रखा और b इक्वल 1 को रखा, तो मैंने यहाँ पर ये a b की जगह x2 और 1 को पुट कर दिया। तो ये हमने 2ab को अपने पास से ऐड कर दिया। तो जब आप कोई भी वैल्यू अपने पास ऐड करते हैं तो आपको सेम वैल्यू को फिर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, माइनस भी करना पड़ता है, ताकि आपका जो नेट इफेक्ट हो वो 0 हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने देखिए ये सेम वैल्यू यहां पर माइनस भी कर दी, सेम वैल्यू को मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक हो गया, और साथ में ये वाली जो हमारी टर्म थी 14x2 इसको मैंने लिख दिया। तो अब देखिए हमारे पास जो पहली 3 टर्म हैं, ये फॉर्मूला की जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल आ रही है। हमारे पास ये a2 b2 प्लस 2ab सेम ये वाली जो टर्म फॉर्मूला की राइट हैंड साइड पे है ये वाली आ रही है। तो हम ये फॉर्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हम इन तीनों टर्म्स के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इन टर्म्स के लिए फॉर्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको पुट करेंगे तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें, ये हमने a की इक्वल x2 को रखा था तो मैंने x2 प्लस b के इक्वल हमने 1 को रखा था तो मैंने ये 1 लिख दिया, और इसका मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। इस तरह ये हमने a प्लस b होल स्क्वायर 2 के इक्वल ये एक्सप्रेशन को पुट कर दी। ठीक हो गया, और माइनस उसके बाद ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 और x2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x2 हो जाएगा, और साथ में 14x2 आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें ये माइनस 2x2 और माइनस 14x2 दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये माइनस 16x2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास देखेंगे जो एक्सप्रेशन बन रही है इसमें ये पहली वाली जो टर्म है ये स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है, तो हम ये जो दूसरी वाली टर्म है इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये देखें हम 16x2 को 4x और इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर रह गया, तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। अब ये दो टर्म्स आ रही है स्क्वायर की फॉर्म में और इनके दरमियान माइनस का साइन है, तो अब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो कि हम पीछे तीनों पार्ट में यूज करते आए हैं। देखें, ये दो टर्म है स्क्वायर की फॉर्म में और इनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, सेम जिस तरह के यहाँ पर आ रहा है। तो अब ये फॉर्मूला की जो राइट हैंड साइड है यानी कि हम ये जो दोनों टर्म है इनको एक बार माइनस साइन के साथ लिख देंगे और एक बार हम इनको प्लस साइन के साथ लिख देंगे। तो मैं इनको जब ये फॉर्मूला की राइट हैंड साइड पुट करूंगा इस एक्सप्रेशन के लिए तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें, एक बार ये टर्म्स मैंने ये प्लस साइन के साथ लिख दी और एक बार ये दोनों मैंने यहाँ पर देखें माइनस साइन के साथ लिख दी। तो ये मैंने जो फॉर्मूला की जो राइट हैंड साइड थी इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर पुट कर दी। अब ये हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन बुक में जो आंसर है उसको ये एक्स वेरिएबल के हिसाब से अरेंज करके लिखा हुआ है, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर जो है बुक के आंसर के साथ मैच करे। तो आप देखें, ये जो 4x है मैं इसको पहले ले आया हूं और 1 को मैं बाद में ले गया हूं। इस तरह ये माइनस 4x को पहले ले गया हूं और 1 को मैंने बाद में लिख लिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। इसका सॉल्यूशन हमने पहले एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखिए, पहले स्टेप में तो हम ये देखते होते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है इसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही है इनमें कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो 3 टर्म्स आ रही है तीनों में कोई भी कॉमन या मुश्तरका फैक्टर नहीं। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं जो मुख्तलिफ फार्मूलाज हमने देखे थे इस एक्सरसाइज के शुरू में उन फार्मूलाज की मदद से। ठीक है, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ। ये जो लास्ट वाली टर्म है इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, दूसरी वाली टर्म मैंने इसको बना दिया, और ये जो दूसरी वाली टर्म है इसको मैं यहाँ लास्ट में ले गया। ठीक है, मैंने इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर लिया। अब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जो कि हम पिछले 4 पार्ट में यूज करते आए हैं। इस फार्मूला की मदद से हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन में पहली वाली 2 टर्म है x4 प्लस 9y4 इन दोनों को मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूं। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा। तो देखें, ये x4 को मैंने लिख दिया x2 और इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। इसी तरह 9y4 को मैंने 3y2 का स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और माइनस ये वाली जो टर्म थी ये मैंने साथ में लिख दी। अब हमारे पास ये जो पहली वाली 2 टर्म आ रही है ये दोनों स्क्वायर की फॉर्म में। अब इन दोनों टर्म्स को अगर आप देखें और इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इसको देखें, तो अगर आप ये जो x2 है इसको इस फार्मूले में जो a आ रहा है इसके इक्वल रखें और ये जो ब्रैकेट के अंदर 3y2 आ रहा है इसको अगर हम इस b के इक्वल रखें तो हमारे पास ये a2 और b2 की फॉर्म में ये दोनों टर्म्स आ रही हैं। अब यहाँ पर मिसिंग फिर कौन सी वैल्यू होगी, ये प्लस 2ab ये वाली वैल्यू फिर मिसिंग है इन दोनों टर्म्स के लिए। तो हम इन दोनों टर्म्स के लिए ये जो प्लस 2ab की वैल्यू मिसिंग है ये अपने पास से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो देखें आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें, ये पहली वाली दोनों टर्म मैंने एज इट इज लिख दी। अब मुझे 2ab अपने पास से ऐड करना है, तो ये मैंने यहाँ पर प्लस 2 लिखा, ये फॉर्मूले वाला 2 हो गया। उसके बाद a की जगह मैंने x2 को लिख दिया और b की जगह मैंने 3y2 को लिख दिया। तो ये मैंने 2ab को अपने पास से यहाँ पर ऐड कर दिया। तो जब आप अपने पास से कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं तो फिर आपको सेम वैल्यू को माइनस भी करना होता है, सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, ताकि आपका जो नेट इफेक्ट हो वो 0 हो। ठीक है, तो देखिए मैंने ये सेम वैल्यू यहाँ पर माइनस भी कर दी। ठीक हो गया, और साथ में ये वाली जो टर्म थी ये मैंने यहाँ नीचे लिख दी। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो इसमें अगर आप ये पहली वाली 3 टर्म देखें और इस फार्मूला की राइट हैंड साइड देखें तो ये फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है ये पहली वाली 3 टर्म्स की सूरत में आ रही है। देखें, ये हमारा a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये 2ab हो गया। तो इसका मतलब है कि आप ये फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है हम इन तीनों टर्म्स के लिए लिख सकते हैं। ठीक है,
तो मैं फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड इन तीनों टर्म्स के लिए पुट करूंगा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, देखें ये मैंने x2 + 3y2 होल स्क्वायर मैंने यहां पर लिख दिया। इस तरह ये जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड थी ये मैंने इन पहली तीन टर्म्स के लिए यहां पर पुट कर दी। और साथ में अब देखें यहां पर ये 2x2 3y2 इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x2y2 हो जाएगा और माइनस ये 30x2y2 को मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब ये जो दो टर्म्स आ रही हैं दोनों की जो वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर सेम है तो इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो -6x2y2 और -30x2y2 ये हो जाएगा -36x2y2। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी तो इसमें ये पहली वाली टर्म है ये स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है और ये जो दूसरी वाली टर्म है इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूं। ठीक है, देखें ये 36x2y2 को मैंने लिख दिया 6xy और इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो अब आपके पास ये दो टर्म्स आ रही हैं जो कि स्क्वायर की फॉर्म में है और इनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखें ये दो टर्म्स हैं स्क्वायर की फॉर्म में और इनके दरमियान माइनस का साइन हो तो हम इनको इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि ये जो दोनों टर्म है एक बार उनको माइनस साइन के साथ हम लिख दें और एक बार उनको हम प्लस साइन के साथ लिख दें। तो सेम ये जो फॉर्मूला की राइट हैंड साइड है हम इस एक्सप्रेशन के लिए पुट कर सकते हैं। ये जो दो टर्म्स हैं इनको हम एक बार प्लस साइन के साथ लिख लेंगे और एक बार माइनस साइन के साथ लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये मैंने इनको प्लस साइन के साथ पहले लिख दिया और ये मैंने माइनस साइन के साथ लिख दिया। अब माइनस साइन के साथ पहले लिखे या प्लस साइन के साथ पहले लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हमारा बुक में जो आंसर है उसको ये एक्स वाई वेरिएबल के हिसाब से अरेंज करके लिखा हुआ है, तो मैं भी इसको अरेंज कर लेता हूं ताकि हमारा जो आंसर है वो बुक के आंसर के साथ मैच कर सके। तो मैंने ये जो 6xy है इसको मैं पहले ले गया हूं और 3y2 को मैं यहाँ पे बाद में लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर ये -6xy को पहले लिख दिया और 3y2 को मैंने बाद में लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। अब इस एक्सप्रेशन में थोड़ी मिस्टेक है, अगर ये 11x2y2 को रख के अगर इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट नहीं आता। ठीक है, जो बुक के लास्ट पे आंसर दिया गया है वो तब ही करेक्ट आएगा अगर आप ये 11x2y2 को रिप्लेस कर दें -7x2y2। अगर इसकी जगह आप ये वैल्यू लिख के सॉल्व करेंगे तो फिर आपका जो आंसर आएगा जो बुक के लास्ट पे आंसर दिया गया है उससे आपका आंसर मैच करेगा, अदरवाइज मैच नहीं करता। तो मैं इसको करेक्ट करके यानी कि ये -7x2y2 के साथ इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा। आप देख लीजिएगा आपको क्लास टीचर किस तरह करवाते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप पे तो देखें कि यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन दी गई इसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही है इनमें कोई कॉमन वैल्यू या मुश्तरक का फैक्टर तो नहीं है, तो इन तीनों टर्म में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने जो मुख्तलिफ अलजबरा के फार्मूलाज देखे थे इस एक्सरसाइज के शुरू में, उन फार्मूलाज की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए ये करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को पहले रीअरेंज कर लेते हैं जिस तरह के हम पिछले दो पार्ट्स में करते आए हैं। ये जो y4 है इसको मैं पहले ले आया हूं और ये जो -7x2y2 है इसको मैं लास्ट पे ले गया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम सेम फार्मूला जो कि हम पिछले सारे पार्ट्स में यूज करते आए हैं इस फार्मूला की मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जो पहली वाली दो टर्म्स है इनको मैं स्क्वायर की फॉर्म में पहले लिख लेता हूं। ठीक है, तो देखें इनको जब आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो x4 को मैंने लिख दिया x2 और इसका मैंने स्क्वायर ले लिया और y4 को मैंने लिख दिया y2 और इसका मैंने स्क्वायर लिख लिया। इस तरह मैंने इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया और साथ में ये वाली टर्म मैंने लिख दी। अब ये जो टर्म मैंने करेक्ट किया इसका मैंने कलर यहाँ पर चेंज किया हुआ ताकि आपको जो वैल्यू मैंने चेंज की है उस वैल्यू का पता चले। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी है तो इसमें अगर आप ये पहली वाली दो टर्म देखें और इस फार्मूला की राइट हैंड साइड देखें, अगर हम ये जो x2 है ब्रैकेट के अंदर इसको हम इस a के इक्वल रखें और ये जो y2 है इसको अगर हम इस b2 के इक्वल रखें तो हमारे पास ये a2 और b2 इन दो टर्म की सूरत में वैल्यूज आ रही हैं। अब हमारे पास यहाँ पर फिर मिसिंग वैल्यू क्या हो जाती है, ये +2ab ये वाली वैल्यू मिसिंग है। तो हम ये वैल्यू इन दोनों टर्म्स के लिए अपने पास से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें जब आप ये वैल्यू ऐड करेंगे तो आपके पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये पहली वाली दोनों वैल्यूज तो मैंने एज इट इज लिख दी। अब मुझे +2ab अपने पास से ऐड करना है। तो देखिए मैंने ये प्लस और 2 लिखा, ये फॉर्मूले वाला 2 हो गया। उसके बाद a की जगह मैंने पुट करना है x2 को और b की जगह मैंने पुट करना है y2 को। ठीक है, तो ये हमारा +2ab वाला पार्ट यहां पर आ गया। अब ये 2ab वाला पार्ट मैंने अपने पास से ऐड किया है। तो जब आप अपने पास से कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं तो आपको सेम वैल्यू माइनस भी करना पड़ती है ताकि इसका जो नेट इफेक्ट हो आपस में 0 हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने सेम वैल्यू यहां पर देखे माइनस भी कर दी। ठीक हो गया, और साथ में ये वाली जो टर्म थी ये मैंने लिख दी। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो पहली वाली तीन टर्म्स है इन तीन टर्म्स को अगर आप देखें और ये फार्मूला की राइट हैंड साइड देखें तो हमारे पास ये फार्मूला की राइट हैंड साइड इन तीन टर्म्स की सूरत में आ रही है। देखें ये हमारा a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये 2ab हो गया। तो इसका मतलब है ये फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि a + b होल स्क्वायर ये वाली साइड अब हम इस एक्सप्रेशन के लिए यानी कि जो पहली तीन टर्म्स है इनके लिए हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड पुट करता हूं ये पहली तीन टर्म्स के लिए, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक हो गया, और साथ में ये 2x2y2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x2y2 हो जाएगा और माइनस ये वाली टर्म मैंने साथ में लिख दी। अब आपके पास ये जो दो टर्म्स आ रही हैं दोनों में वेरिएबल भी सेम है, वेरिएबल की पावर सेम है, तो इन दोनों को हम आपस में
ऐड कर लेते हैं, ठीक है। दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो इनको हम आपस में ऐड करेंगे। तो 2x2y2 और 7x2y2 को ऐड करेंगे तो ये 9x2y2 हो जाएगा। साइन किसका आएगा? माइनस का साइन आएगा, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें जो पहली वाली टर्म है ये स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है, तो हम ये जो दूसरी वाली टर्म है इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो देखें ये 9x2y2 को मैंने लिख दिया 3xy और इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। अब हमारे पास ये दो टर्म्स आ रही हैं जो कि स्क्वायर की फॉर्म में है और इनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है। तो अब हम देखें ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखें ये दो टर्म्स हैं स्क्वायर की फॉर्म में और इनके दरमियान माइनस का साइन है, सेम जिस तरह के यहाँ पर ये हमारे पास टर्म्स आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है हम इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों जो टर्म्स हैं इनको एक बार हम माइनस साइन के साथ लिख लेंगे और एक बार इनको हम प्लस साइन के साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए पुट करूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। एक बार देखेंगे मैंने प्लस साइन के साथ ये दोनों टर्म्स लिख दी और एक बार मैंने इनको माइनस साइन के साथ लिख दिया। अब ये हमारा आंसर आ जाता है। बुक में ये है कि ये आंसर आपका जो एक्स वाई वेरिएबल है उसके हिसाब से अरेंज करके लिखा गया है, तो हम भी इसको अरेंज कर लेते हैं। वैसे यहाँ तक भी अगर आप सॉल्व कर लें तो आपका आंसर करेक्ट होगा, लेकिन मैं भी इसको अरेंज कर लेता हूँ ताकि हमारा आंसर जो है वो बुक के आंसर के साथ मैच कर सके। तो ये मैं जो ये वाली टर्म है 3xy को पहले ले आया हूँ, y2 को मैंने बाद में लिख दिया। इस तरह यहाँ पर -3xy को पहले लिख दिया और y2 को मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहां पर अब नीचे कुछ हमें एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है। अब ये जो फैक्टराइजेशन है यहाँ पर हम अलजेब्रा के जो पिछले क्वेश्चन में मुख्तलिफ फार्मूलाज यूज करते आए थे वो फार्मूलाज डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, हमें इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए देखें हमें सबसे पहले ये करना है कि ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इस एक्सप्रेशन को हमने सबसे पहले रीअरेंज करना है। रीअरेंज या इसकी तरतीब इस तरह हमने करनी है कि आपने ये जो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज आ रही है, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, इन वैल्यूज को देख के आपने इसको रीअरेंज करना है। देखिए मैंने इसको रीअरेंज किया तो मैंने क्या किया, मैंने ये 1 और 4 ये जो कांस्टेंट वैल्यूज आ रही थी इन दोनों टर्म्स को एक साथ मैंने करके लिख दिया, क्योंकि अगर आप 1 और 4 को ऐड करें तो आपको 5 मिलता है। इसी तरह ये 2 और 3 जो कांस्टेंट वैल्यूज वाली टर्म थी इनको मैंने एक साथ करके लिख दिया, क्योंकि अगर आप 2 और 3 को ऐड करें तो आपको 5 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर 1 और 4 को ऐड करें तो आपको 5 मिलता है, यहाँ पर आप 2 और 3 को ऐड करें तो आपको 5 मिलता है। तो जो आपको एक जैसी जो वैल्यू मिलेगी उनको आपने इकट्ठा करके लिख देना है। अब ये हमने तरतीब किस लिए चेंज की है या इसका क्या फायदा है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूं, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई है, तो अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम ये जो पहली वाली दो टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये जो तीसरी और चौथी टर्म है इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का तरीका आपको आना चाहिए। देखें पहले ये वाली दो टर्म अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये जो x है इस x के साथ ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हम ये जो +1 है इसके साथ इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह अब ये वाली जो दो टर्म्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये जो पहला x है इस x के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर ये +2 के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और प्लस ये वाला मैंने लिख दिया। अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही तो ये ब्रैकेट के अंदर ये जो 4x और x आ रहा है इसको ऐड कर दें, इसी तरह ये 3x और 2x इनको आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बनी है इसमें यहाँ पर आ रहा है x2 + 5x और सेम यहां पर भी आ रहा है x2 + 5x। ये हमारे पास सेम वैल्यूज आ गई हैं। सेम वैल्यूज इसलिए आई हैं कि हमने यहां पर इनकी तरतीब चेंज कर ली थी, ठीक है। तो इसलिए आपको मैंने बताया था कि हमने शुरू में जो ये एक्सप्रेशन आएगी तो इस एक्सप्रेशन को हमने ये कांस्टेंट वैल्यूज के हिसाब से इनकी तरतीब चेंज करके लिखनी है, ठीक है, ताकि हमारे पास ये सेम वैल्यूज आ जाए। ये जो सेम वैल्यूज आई है x2 + 5x और यहाँ पर भी x2 + 5x, अब इनको मैं y के वेरिएबल के इक्वल रख लेता हूं ताकि हमारी जो एक्सप्रेशन है मजीद छोटी हो जाए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया लेट y = x2 + 5x, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये x2 5x आ रहा है, वहां पर अब आप y पुट कर लें, ठीक है। तो हमारे पास अब ये एक्सप्रेशन बन गई। देखिए अब इस एक्सप्रेशन को हमने मजीद सिंप्लीफाई करके लिख दिया, मजीद मुख्तसर करके लिख दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो इसमें अब आप इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y वेरिएबल के साथ इन दोनों वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर ये +4 के साथ इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, सेम जिस तरह के आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक हो गया। अब आप ये 6y और 4y इसको आपस में ऐड करेंगे तो ये 10y हो जाएगा और ये 24 और 1 को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई है। इस इक्वेशन को अब हम अलजेब्रा का फार्मूला यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखें हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये a + b होल स्क्वायर = a2 + 2ab + b, ठीक है। इस फार्मूला को यूज करते हुए हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखें मैं इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके लिखता हूं। ये जो इसकी पहली वाली टर्म है y2 इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख देता हूं,
इसी तरह ये जो लास्ट वाली टर्म है 25, इसको मैंने स्केयर की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि 5 का स्केयर लिख दिया। ठीक हो गया। तो ये इस फॉर्मूले की देखिए हमारे पास, अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे ए स्केयर और बी स्केयर की हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो अब इसके लिए 2ab की वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने 2 लिख दिया और a की जगह हम y को पुट कर लेंगे, b की जगह हम 5 को पुट कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए मैंने यहां पर लिखा। ठीक है, ये हमारा a स्केयर हो गया, ये हमारा b स्केयर हो गया और ये प्लस 2ab हो गया। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अब इस एक्सप्रेशन के लिए जो फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली साइड हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस एक्सप्रेशन के लिए इस फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड पुट करूंगा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी y + 5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इस y को किसकी को रखा था, x2 + 5x को रखा था। तो ये जो y है इसको आप रिप्लेस कर दें x2 + 5x के साथ। ठीक है, इसकी जो अपनी वैल्यू है उसको वापस पुट कर दें। तो मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ y और उसके बाद मैंने इस y की जगह ये जो वैल्यू थी x2 + 5x इसको पुट कर लिया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो सेम जिस तरह कि हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया था, आप देखें यहाँ पर हम डायरेक्ट जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मुख्तलिफ अलजेब्रा के फार्मूलाज यूज किए थे फैक्टराइजेशन के लिए, वो वाले फार्मूलाज यहाँ पर डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हमें यहाँ पर थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने जिस तरह के पार्ट 1 में किया था, हम ये करते हैं कि हमें ये जो एक्सप्रेशन दी जाती है इसमें ये जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं इन टर्म्स की हमने तरतीब चेंज करना होती है। ठीक है, तो तरतीब आपको मैंने बताया था कि आपने ये कांस्टेंट वैल्यूज को देख के आपने तरतीब चेंज करनी होती है। अब यहाँ पर अगर ये कांस्टेंट वैल्यू देखें, ये +2 और -7 इनको आपस में ऐड करें तो आपको -5 मिलेगा। इसी तरह -4 और -1 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको -5 मिलेगा। इसका मतलब है कि अब इस एक्सप्रेशन में आपको तरतीब चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सेम वैल्यूज इन दोनों टर्म्स के लिए मिल रही है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सेम जिस तरह के हमने पार्ट 1 में किया था कि आप ये पहली वाली जो दो टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और ये जो तीसरी और चौथी टर्म है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। देखें हम किस तरह मल्टीप्लाई करते होते हैं। अगर ये दो टर्म में मल्टीप्लाई करता हूं तो पहले ये इस x के साथ मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं ये +2 के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये वाली दो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है तो सेम पहले ये x के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये x2 -x आ जाएगा और फिर -4 के साथ x और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -4x + 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस मैंने 17 लिख दिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई। तो इसमें देखें ये ब्रैकेट के अंदर -7x + 2x इसको आपस में आप सॉल्व कर लें और -x और -4x इसको आपस में सॉल्व कर लें। ठीक है, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब देखें इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है x2 - 5x और सेम वैल्यू यहाँ पर आ रही है x2 - 5x। ठीक है, ये सेम वैल्यू हमारे पास किस तरह आई है कि हम यहाँ पर ये जो तरतीब है कांस्टेंट के हिसाब से, शुरू में आपको जो मैंने कहा था कि तरतीब हमने इनकी चेंज करनी होती है, यहाँ पर तो हमने चेंज नहीं की थी क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों जगह पे -5 की वैल्यू मिल रही थी। ठीक है, तो ये तरतीब हम इसलिए चेंज करते होते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये सेम वैल्यूज आ जाए। ये सेम वैल्यू जब आती है तो इसका फायदा ये होता है कि अब ये जो x2 - 5x है इस वैल्यू को मैं y के इक्वल अगर रखूं, एक और वेरिएबल y के इक्वल रख लेता हूं, जिस तरह यहाँ पर मैंने लिख दिया। लेट हम फर्ज करते हैं कि y = x2 - 5x, तो हम ये x2 - 5x को रिप्लेस कर लेते हैं इस y वेरिएबल से। यहाँ पर ही मैंने y पुट कर लिया और यहाँ पर इसकी जगह भी मैंने इस y को पुट कर लिया। तो इस तरह हमने इस एक्सप्रेशन को मजीद मुख्तसर करके लिख दिया। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी। तो अब सेम हम यहाँ पर हमने स्टेप रिपीट करना है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये जो y है इसके साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें, फिर -14 के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन में ये +4y और -14y, ठीक है, इसको आपस में आप सॉल्व कर लें और -56 और +17 इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पिछला पार्ट जो हमने सॉल्व किया था वहां पर देखिए मैं आपको दिखाता हूं, हमने ये जब हमारे पास इक्वेशन बन गई थी तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। उसकी वजह ये थी कि हम ये जो इसकी पहली वाली टर्म और तीसरी वाली टर्म थी इनको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है इसमें देखेंगे पहली वाली टर्म को तो मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं, लेकिन ये जो तीसरी वाली टर्म है इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकता क्योंकि 39 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या इसको फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में बहुत दफा पढ़ के आए हैं वो वाला मेथड यूज करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, हम ये इस इक्वेशन की जो ये थर्ड वाली वैल्यू है, ये थर्ड टर्म है, ये कांस्टेंट वैल्यू -39, इसको और ये जो पहली वाली टर्म है इसकी जो कोफिशिएंट की वैल्यू है, यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू इस वेरिएबल y के साथ नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो हम 1 और -39 को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें -39 मिलेगा। तो अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमें -39 यानी कि ये वाला नंबर मिले
और उन दो नंबर्स को अगर हम आपस में प्लस या माइनस करें तो हमें -10 यानी कि जो मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म के साथ जो कोफिशिएंट की वैल्यू है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो देखें ये वो दो नंबर हैं। अगर -13 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको -39 ये वाला नंबर मिल जाता है। और अगर इन दोनों को आपस में आप ऐड करेंगे, -13 + 3 करेंगे तो आपको -10 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो मिडिल टर्म है इसको हम ब्रेक कर लेंगे इन दो वैल्यूज में, हम इस टर्म को तकसीम कर लेंगे इन दो वैल्यूज में। ठीक है, तो मैं इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखता हूं तो हमारे पास देखें ये इक्वेशन बन जाएगी। देखें ये -10y को मैंने लिख दिया -13y + 3y। ये जो मैंने दो नंबर यहां मालूम किए थे, इन दो नंबर में मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब ये जो मैंने दो वैल्यूज यहां पर लिखी है -13y और +3y, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो वापस आपको 10y ही मिलेगा। तो आप ये 10y को इस तरह लिखें या इस टर्म को आप ब्रेक करके इन दो टर्म में लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, और साथ में ये -39 मैंने लिख दिया। अब आप ये दो टर्म्स के पेयर बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। तो पहले ये जो पहली वाली दो टर्म है इनका पेयर ये जोड़ा बनाएं और इनमें से कॉमन फैक्टर देखें तो देखें y वेरिएबल यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो y वेरिएबल को आप कॉमन ले लें तो ये y2 में से y जाएगा कॉमन तो y रह जाएगा पीछे, और यहां पर 13y में से y वेरिएबल कॉमन जाएगा तो 13 रह जाएगा। उसके बाद ये मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया। अब ये दो जो टर्म्स हैं इनका पेयर ये जोड़ा बना के इनमें से आप कॉमन फैक्टर देखें तो अब देखें ये जो नंबर है 3 और 39, इनमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है। हमें ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं। इसका मतलब है 3 जो है वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 लिखा। अब 3y में से 3 को कॉमन फैक्टर लेंगे तो पीछे y रह जाएगा, और 39 में से 3 को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे यानी कि 39 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी। तो अब यहाँ पर दो टर्म्स आ रही हैं और दोनों में y -13 जो है कॉमन फैक्टर के तौर पे आ रहा है। तो अब आप इसको कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लें। ठीक हो गया, पीछे ये y और +3 रह जाता है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमने इस इक्वेशन, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई थी, इस एक्सप्रेशन को हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करते हुए इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी है। तो इसमें अब ये जो y यहां पर आ रहा है, इस y को अब आप इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी x2 - 5x इससे रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा, देखिए मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ y, ये y की वैल्यू थी, मैंने जहां जहां पर ये y आ रहा है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू से। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 में हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब देखें इस पार्ट में हमें उसने कुछ स्टेप ऑलरेडी परफॉर्म करके दे दिए। जिस तरह के हम पिछले जो दो पार्ट थे उसमें हमें जो मुख्तलिफ टर्म दी गई थी उन टर्म्स की पहले हमें तरतीब चेंज करना पड़ी थी, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ा था। यहाँ पर इसने ऑलरेडी आपको मल्टीप्लाई करके दे दिया। ठीक है, अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है इसमें देखें 2x2 + 7x यहां पर भी आ रहा है और 2x2 + 7x यहां पर भी आ रहा है। तो हम ये 2x2 + 7x को y के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया लेट y = 2x2 + 7x। तो जहां जहां पर ये 2x2 + 7x आ रहा है इसको अब आप रिप्लेस कर दें y से। ठीक है, मैंने यहां पर भी y पुट कर दिया और इन दोनों टर्म्स की जगह मैंने y पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया कि पहले ये जो y वेरिएबल है इसके साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें, फिर ये +3 के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखें यहां पर ये 5y और 3y, इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये 8y हो जाएगा, और 15 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो अब इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है, इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए अब हम जो फार्मूला यूज करेंगे अलजेब्रा का वो ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, देखें इसको, ये फार्मूला हम इसलिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि अगर आप इस एक्सप्रेशन की पहली टर्म और तीसरी टर्म को देखें, इन दोनों टर्म्स को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें अगर मैं इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास ये मैंने y2 को y का स्क्वायर लिख दिया और 16 को मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो अगर आप फार्मूला की राइट हैंड साइड देखें तो ये हमारे पास a² और b² के इक्वल ये पहली वाली टर्म और तीसरी वाली टर्म बन जाती है। ठीक है, और अब ये दरमियान में +2ab ये वाला पार्ट हमने लिखना है। तो देखें मैंने लिख दिया +2, ये फार्मूला वाला 2 हो गया, और a की जगह मैंने y को पुट कर लिया और b की जगह मैंने इस 4 को पुट कर लिया। तो ये हमने 2ab वाला पार्ट भी लिख दिया। अब देखें ये जो 2y × 4, ये इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस 8y ही मिलेगा। एक्चुअली में यही वैल्यू है जिसको हमने रीअरेंज करके लिख दिया। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन रही है और इस फार्मूले की राइट हैंड साइड को देखें, ये एक जैसी है। इसका मतलब है कि अब इस फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है हम इस एक्सप्रेशन के लिए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये a² के इक्वल हो गया, ये b² के इक्वल हो गया और ये 2ab के इक्वल हो गया। तो ये जो फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड है ये हम इस एक्सप्रेशन के लिए पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी y + 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये जो y है इसको आप रिप्लेस कर दें, ये जो हमने ओरिजिनल वैल्यूज की रखी थी 2x2 + 7x, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं y की जगह। तो मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ y और उसके बाद मैंने y को रिप्लेस कर दिया ये वाली वैल्यू से। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है पार्ट 3 का।
अच्छा जी, पार्ट 4 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो अब देखें इस पार्ट में भी उसने कुछ स्टेप आपको परफॉर्म करके दे दिया, यानी कि हमें एक तो तरतीब चेंज नहीं करना पड़ रही, दूसरा हमें जो मुख्तलिफ फैक्टर्स है उनको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको मल्टीप्लाई करके दे दिया। तो यहाँ पर देखें इस एक्सप्रेशन में 3x2 प्लस 5x यहाँ पर भी आ रहा है और 3x2 प्लस 5x यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम पहले स्टेप में ये जो 3x2 प्लस 5x है इसको हम वेरिएबल y के इक्वल रख लेते हैं। मैंने लिख दिया लेट y इज इक्वल टू 3x2 प्लस 5x। तो अब आप यहां पर भी ये जो दो टर्म्स है इनकी जगह आप y पुट कर सकते हैं और इन दो टर्म्स की जगह भी आप y को पुट कर लें, ठीक है। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब हम इस एक्सप्रेशन में ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि इस y के साथ आप ये जो दो टर्म्स है y प्लस 5 इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर ये प्लस 3 के साथ y प्लस 5 इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5y और 3y इसको आपस में जब आप ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 8y और ये 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो 12 आपके पास आ जाएगा। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई है। तो अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर जिस तरह हमने पीछे फार्मूला यूज किया था, देखिए आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला यूज किया था इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ये वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन आई थी इसमें जो पहली वाली टर्म थी और तीसरी वाली टर्म थी इनको हम स्केयर की फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन ये वाली जो हमारे पास अब एक्सप्रेशन आई है इसमें ये थर्ड वाली जो टर्म है 12 इसको हम स्केयर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से, यानी कि इसमें ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। जब इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे तो हमारे पास चार टर्म बन जाएगी इस एक्सप्रेशन की। तो फिर हम दो टर्म का पेयर या जोड़ा बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड को हमने काफी डिटेल से एक्सरसाइज 4.1 में सॉल्व किया हुआ है। उसके लिए हम क्या करते होते हैं कि ये जो आपके पास थर्ड टर्म है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 12, इसको और जो पहली वाली टर्म है इसके साथ जो कोफिशिएंट की वैल्यू है, अब यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू y के साथ लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो 1 को और 12 को आप पहले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको 12 यानी कि ये वाला नंबर मिले, और उन दो नंबर्स को अगर आपस में आप प्लस या माइनस करें तो आपको 8 यानी कि जो मिडिल टर्म के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू है ये वाली मिलनी चाहिए। तो देखें ये अगर मैं ये दो नंबर ले लूं 2 और 6 को, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिलता है, ये वाला नंबर मिल जाता है, और इन दोनों को ऐड करें तो हमें 8 मिलता है, यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। तो उसका मतलब है ये वो दो नंबर है जो कि हमें चाहिए। हमें ये जो 8y है या ये जो y के साथ 8 आ रहा है इसको हम ब्रेक करके लिख लेंगे 2 में और 6 में, ठीक है। तो मैं इस टर्म को अब ब्रेक करके लिखूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें 8y को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 2y और 6y में। अब अगर इन दोनों टर्म्स को आपको वापस ऐड करें तो आपको ये 8y ही मिलेगा। तो आप 8y को इस तरह लिखें या इसको ब्रेक करके इस तरह दो टर्म में लिखें, एक ही बात, ठीक है। और साथ में ये प्लस 12 मैंने लिख दिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी जिसमें कि चार टर्म बन गई है। अब आप दो टर्म्स के पेयर ये जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। तो पहले ये जो दो टर्म है इनमें आप कॉमन फैक्टर निकालें तो इनमें देखें y वेरिएबल यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये मैंने y को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। y2 में से y जाएगा कॉमन फैक्टर तो पीछे y रह जाएगा, और 2y में से y जाएगा तो 2 रह जाएगा। अब ये जो आखिरी वाले दो टर्म है इनका जोड़ा पेयर बना के इनमें से कॉमन फैक्टर देखना है। तो इनमें ये जो नंबर आ रहे हैं 6 और 12 इनमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है। तो हमें ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो 6 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो 6 जो है कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो 6y में से आप 6 कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे तो पीछे y रह जाएगा, और 12 में से 6 कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे यानी कि 12 पे 6 को डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी जिसमें कि दो टर्म बन गई है और दोनों में y प्लस 2 कॉमन आ रहा है। तो अब आप y प्लस 2 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लें, पीछे ये y रह गया और प्लस 6 रह गया, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ये हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो y यहाँ पर आ रहा है इस y को आप ये जो ओरिजिनल इसकी वैल्यू थी इससे रिप्लेस कर दें, इसकी जगह आप इसकी जो अपनी वैल्यू है उसको पुट कर दें। तो मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ y, और उसके बाद इस y की जगह देखें मैंने ये 3x2 प्लस 5x इसको पुट कर दिया। इसी तरह इस वाले y की जगह भी मैंने 3x2 प्लस 5x को पुट कर दिया। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब देखें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमने ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है इसकी पहले तरतीब चेंज करना होती है। तो हमने जिस तरह पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व किया था वहां पर हमने ये देखा था कि ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है इनको हमने आपस में ऐड किया था और एक जैसी वैल्यू के लिए हमने ये दो टर्म जो है एक साथ लिख दी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं 1, 2, 3 और 6 इनको अगर आपस में आप ऐड करेंगे तो आपकी ये तरतीब सही से नहीं बनेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एडिशन वाला जो तरीका है वो फेल हो जाता है। तो जब एडिशन वाले तरीके से काम नहीं चलेगा तो फिर आपने ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो देखें अगर ये 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 6 मिलता है, सर ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 6 मिलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये x प्लस 1 और x प्लस 6 इनको एक साथ करके लिख देंगे और x प्लस 2 और x प्लस 3 को हम एक साथ करके लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखें ये 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिल रहा है और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिल रहा है। दोनों पेयर में हमें एक जैसी वैल्यू मिल रही है लेकिन मल्टीप्लीकेशन के साथ मिल रही है, एडिशन के साथ नहीं मिल रही, ठीक हो गया। तो ये हमने इनकी तरतीब चेंज कर ली। ये तरतीब क्यों चेंज करते होते हैं मैं आगे आपको बता देता हूं, वैसे मैं पीछे इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर भी चुका हूं।
और इसके बाद ये वाली जो टर्म है ये रहेगी थी, ये मैंने साथ में लिख दी। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें ये जो पहली वाली दो टर्म्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और ये जो तीसरी और चौथी टर्म है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया है। मसलन आप ये पहली दो टर्म मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस x को लें और इस x के साथ ये जो दोनों टर्म है x प्लस 6 इनको मल्टीप्लाई कर दें। फिर आप ये +1 को लें और इसके साथ आप x प्लस 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हम इस तरतीब से जब ये सारी टर्म आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में देखें जो ब्रैकेट के अंदर ये 6x और x इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7x हो जाएगा। यहाँ पर ये 3x प्लस 2x इसको ऐड करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये 3x2 मैंने लिख दिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी, तो इसमें देखें ये x2 और +6 इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये मैंने x2 + 6 यहां पर लिख दिया, इसी तरह यहां पर ये x2 और ये +6 इसको भी मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें x2 + 6 दोनों जगह पे आ रहा है। ठीक है, दोनों जगह पे हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है। तो ये सेम वैल्यू हमारे पास इसलिए आ रही है कि हमने यहां पर इनकी जो तरतीब है वो शुरू में चेंज कर दी थी। ठीक है, इसलिए ये तरतीब चेंज करना जरूरी होती है ताकि हमें यहां पर सेम वैल्यू मिल सके। अभी जो सेम वैल्यू में मिली है इस वैल्यू को यानी कि x2 + 6 इसको हम वेरिएबल y के इक्वल रखेंगे। मैंने लिख दिया लेट y = x2 + 6। तो अब आप ये x2 + 6 इसकी जगह आप वेरिएबल y को पुट कर दे। देखें यहां पर भी मैंने पुट कर दिया और इस तरह यहां पर भी आप वेरिएबल y को पुट कर देंगे तो हमारी ये जो एक्सप्रेशन है ये मजीद मुख्तसर हो गई। इसको मजीद हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें इस वाले पार्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेम तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। इस y वेरिएबल को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर ये +7x को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी और साथ में ये -3x2 मैंने लिख दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये 5xy + 7xy इसको ऐड करेंगे तो 12xy 2xy हो जाएगा। ठीक है, और ये 35x2 में से 3x2 को माइनस करेंगे तो 32x2 हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। यहां पर हम अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जैसे कि हमने ऊपर यूज किया था। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो तीसरी टर्म है इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर ये तीसरी टर्म को भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं तो फिर हम अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला यूज कर लेते जैसे कि हमने पिछले पार्ट में यूज किया था। ठीक है, तो अब इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड को हमने काफी दफा डिस्कस किया है, पिछली एक्सरसाइज में भी और इस एक्सरसाइज में भी पीछे मैंने उसको डिस्कस किया हुआ है। इसका तरीका क्या होता है कि हम ये जो थर्ड टर्म है इसमें जो कोफिशिएंट वैल्यू है 32 इसको लेंगे और पहली जो टर्म है इसकी जो कोफिशिएंट की वैल्यू है, अब इसकी साथ कोफिशिएंट की वैल्यू y के साथ लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो इस 1 को लें और इस 32 को लेके आपस में आप पहले मल्टीप्लाई कर दें। ये 1 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 32 मिले और उन दो नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करें तो हमें 12 यानी कि ये जो मिडिल टर्म के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू है ये वाली मिलनी चाहिए। तो देखें अगर मैं ये 4 और 8 ये दो नंबर लूं, इनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 32 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है और इन दोनों नंबर्स को ऐड करो तो मुझे 12 मिलता है। इसका मतलब है कि ये वाला नंबर भी हमें मिल जाता है। तो हम ये जो 12 है इसको ब्रेक कर लेंगे इन दो टर्म्स में, इन दो वैल्यूज में। ठीक है, तो मैं इस 12xy को अब ब्रेक करके लिखता हूं। ये जो हमने दो नंबर मालूम किए हैं, देखें मैंने 12xy को लिख दिया, 8xy + 4xy मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब अगर इन दोनों को आप आपस में ऐड करेंगे तो वापस आपको 12xy ही मिलेगा। ठीक है, तो आप 12xy को इस तरह लिखें या इसको ब्रेक करके दो टर्म्स में लिखें, एक ही बात है। ठीक है, और साथ में मैंने ये वाली जो टर्म थी इसको लिख दिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई, इसमें 4 टर्म्स आ गई हैं। अब हम दो टर्म्स के पेयर जोड़े बना के इनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये वजह होती है कि हम ये जो मिडिल वाली टर्म होती है इसको ब्रेक कर लेते हैं ताकि हमारे पास दो टर्म के जोड़े या पेयर बन सके और उनमें से हम कॉमन फैक्टर मालूम कर सके। तो अब ये पहली वाली जो दो टर्म्स है इनका पेयर या जोड़ा बना के इनमें से कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो देखें यहाँ पर वेरिएबल y इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो हम इस y को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे। y2 में से y जाएगा कॉमन फैक्टर के तौर पे, पीछे y रह जाएगा और यहाँ पर 8xy में से y कॉमन चला जाएगा, 8x रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये मैंने प्लस का साइन पुट किया। अब ये वाली जो दो टर्म है इनका आप पेयर या जोड़ा बनाएं और इनमें कॉमन फैक्टर देखें। तो देखें यहाँ पर ये पहले नंबर अगर हम देखें ये 4 है और 32 है, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो ये दोनों नंबर जो है 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो एक तो कॉमन फैक्टर 4 हो जाएगा। दूसरा वेरिएबल x यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो वेरिएबल x भी कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इस तरह ये 4x हमने कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। अब 4xy में से 4x जाएगा कॉमन फैक्टर के तौर पे, तो पीछे y रह जाएगा और 32x2 में से आप 4x को कॉमन लेंगे, 32 में से 4 को कॉमन लें तो 32 पे 4 को डिवाइड करें, ये 8 आ जाएगा और x2 में से x कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई है। तो इसमें दो टर्म्स बन गई हैं और दोनों टर्म्स में y + 8x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो अब इसको आप कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लें। इसको मैंने कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया, पीछे हमारे पास y + 4x ये रह जाता, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड को यूज करते हुए।
अब हमारे पास ये जो y है, इस y की जगह हम ये जो इसकी अपनी ओरिजिनल वैल्यू थी x2 + 6, इसको पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ y। अब y की जगह मैंने ये जो वैल्यू थी x2 + 6 यहाँ पर देखें इधर भी पुट कर दी इस y की जगह, और इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया x2 + 6। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाता है। और आपका जो बुक में आंसर है उसको रीअरेंज करके लिखा गया, उसमें तरतीब जो ये x वेरिएबल है उसके हिसाब से रखी गई है। तो हम इसकी तरतीब चेंज कर लेते हैं। देखें ये 8x को मैं पहले लाया और 6 को मैं बाद में ले गया, इस तरह ये 4x को मैं पहले लाया और 6 को मैंने बाद में। ठीक है, तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया। हमें जो एक्सप्रेशन ये दी गई थी, इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करके इस तरीके से लिख दिया। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 6 इसमें ये एक्सप्रेशन दी गई, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो देखें इस क्वेश्चन में भी एक मिस्टेक है। यहाँ पर ये 13x2 वाली जो टर्म ऐड की गई है, अगर आप इस टर्म को रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट नहीं आएगा। अगर हम इस टर्म को चेंज कर दें 5x2 के साथ और फिर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर है वो आपके बुक पे जो लास्ट पे आंसर दिया गया है उसके साथ मैच करेगा। ठीक है, तो मैं ये 13x2 को चेंज कर रहा हूं 5x2 के साथ और इसको मैं सॉल्व करूंगा। मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आपको पता चले कि मैंने जो तब्दीली की है वो कौन सी है। ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी वही तरीका होगा। सबसे पहले इसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स हमें दी जाती हैं, इन टर्म्स की हम तरतीब चेंज करके लिखते होते हैं, इनका ऑर्डर चेंज करते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि पहला तरीका तो यह है कि हमने ये जो कांस्टेंट वैल्यूज आ रही होती हैं, या जैसे +1 है, -1 है, +2 है, -2, इनको आपस में ऐड करके हम देखते हैं कि दो पेयर्स के लिए अगर हमें सेम वैल्यू मिलती है तो हम उन दो पेयर्स को इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एडिशन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि मल्टीप्लीकेशन से काम लेना पड़ेगा। अब देखें ये +1 को आप +2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 2 मिलेगा। इसी तरह -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको +2 मिलता है। इसका मतलब है कि हम ये पहली वाली टर्म और तीसरी वाली टर्म इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे, और ये दूसरी वाली टर्म और फोर्थ वाली टर्म इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पर अब ये कांस्टेंट वैल्यू 1 है और यहाँ पर 2 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 मिलता है। इसी तरह यहाँ पर -1 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी 2 मिलता है। हमें एक जैसी वैल्यू मिल रही है, तो हमने ये जो हमें टर्म्स दी गई थी इनको हमने मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से इनका जो ऑर्डर है वो सेट कर दिया। ठीक है, एडिशन के हिसाब से यहाँ पर नहीं किया क्योंकि यहाँ पर एडिशन वाला जो मेथड है वो अप्लाई नहीं हो सकता था। ठीक है, और साथ में मैंने ये 5x2 लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम तरीका करेंगे। पहली वाली जो दो टर्म है इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ये थर्ड और फोर्थ टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2x और x इसको ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा, और ये -2x और -x इनको ऐड करेंगे तो ये -3x हो जाएगा। ठीक है, बाकी टर्म्स मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दी। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी है तो इसमें देखें ये x2 + 2 इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। इसी तरह यहाँ पर इस x2 और +2 इसको मैंने एक साथ एक जगह पे इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है, अब ये इस एक्सप्रेशन में x2 + 2 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, एक जैसी वैल्यूज आ रही है। ये एक जैसी वैल्यू इसलिए आ रही है कि हमने यहाँ पर ये ऑर्डर इनका सेट किया था, ये तरतीब हमने सेट की थी। ठीक है, ये तरतीब सेट करना इसलिए जरूरी होती है ताकि हमें यहाँ पर सेम वैल्यू मिल सके। अभी हमें जो सेम वैल्यू मिली है x2 + 2, इसको हम वेरिएबल y के इक्वल रखेंगे तो हमारी जो एक्सप्रेशन है ये मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगी, मजीद मुख्तसर हो जाएगी। देखें ये मैंने लिख दिया लेट y = x2 + 2, यानी कि इस x2 + 2 को आप y से रिप्लेस करते हैं। इसी तरह इस x2 + 2 को भी आप y से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास मुख्तसर होकर एक एक्सप्रेशन बन गई है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें ये पहले वाला जो पार्ट है इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि इस y के साथ पहले इन दोनों टर्म्स को y -3x को मल्टीप्लाई कर दें, फिर ये +3x के साथ y -3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, और साथ में ये 5x2 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे ये -3xy और +3xy ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, तो इनको हमने आपस में कैंसिल कर दिया और पीछे आपके पास यहां पर आ जाएगा y2। ठीक हो गया, और ये 9x2 में से 5x2 को माइनस करेंगे तो आपको 4x2 मिलेगा। साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 9 चूंकि 5 से बड़ा था, इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहां पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है या ये एक्सप्रेशन आ रही है। इसमें देखें ये जो हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, इन दोनों टर्म्स को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये y2 को y स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। इस तरह 4x2 को मैंने 2x स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है, इसको अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे अलजेब्रा का, a2 - b2 = a - b × a + b। इस फॉर्मूला की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें ये दो टर्म है स्क्वायर की फॉर्म में, इनके दरमियान माइनस का साइन है, और ये भी दो टर्म है स्क्वायर की फॉर्म में, इनके दरमियान माइनस का साइन है। तो अब हम इस फॉर्मूले के राइट हैंड साइड इन दोनों टर्म्स के लिए लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों टर्म्स को एक बार हम माइनस साइन के साथ और एक बार प्लस साइन के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने ये जो दोनों टर्म थी इनको एक बार मैंने माइनस साइन के साथ लिख दिया, एक बार मैंने इनको प्लस साइन के साथ लिख दिया। ठीक हो गया, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी है। तो अब इसमें ये जो y वेरिएबल आ रहा है, इसको अब आप इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी x2 + 2 इससे आप रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो मैं इससे रिप्लेस करूंगा तो मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ y। अब ये y वेरिएबल की जगह दोनों जगह मैंने x2 + 2 पुट कर दिया, यहां पर भी और यहां पर भी।
तो ये हमारा आंसर आ जाता है। अब इस आंसर की थोड़ी तरतीब चेंज कर लेते हैं, हम वेरिएबल x के हिसाब से इसकी तरतीब सेट कर लेते हैं। तो देखें ये -2x को मैंने पहले लिख दिया और 2 को मैंने बाद में लिख दिया। इस तरह ये +2x को मैंने पहले लिख दिया, 2 को मैंने बाद में लिख दिया। ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है पार्ट 6 का, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। हमने फैक्टराइजेशन करनी है या तजज़ी करनी है। ये हमें मुख्तलिफ एक्सप्रेशन दी गई है इनकी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इनमें देखें क्यूब की सूरत में कुछ टर्म्स आ रही हैं, जैसे ये x क्यूब या x की पावर 3 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें ये a क्यूब है या b क्यूब है। तो अब इस किस्म की एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये जो क्यूब के फॉर्मूलाज हैं मुख्तलिफ किस्म के, इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये जो दो पार्ट है इनको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो अब पार्ट 1 है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन है, मैंने ये एक्सप्रेशन पहले लिखी। अब इस एक्सप्रेशन को अब सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम ये जो फॉर्मूला की राइट हैंड साइड है, इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में ले आते हैं, ये जो फॉर्मूला की राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को, ये जो फॉर्मूला की राइट हैंड साइड है, इस फॉर्म में लेके आते हैं। तो देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी इस तरह बनेगी। पहले तो देखिए हमारे पास ये आ रहा है a क्यूब या a की पावर 3 आ रहा है। तो अगर आप ये 2x3 को हमें 2x पावर क्यूब लिखूं तो लिख सकता हूं, क्योंकि 2x की आप पावर 3 लेंगे तो वापस आपको 8x3 ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट वाली टर्म आ रही है b क्यूब, ठीक है। तो मैंने ये जो 1 है इसका मैंने क्यूब ले लिया, तो ये हमारा a क्यूब हो गया और ये b क्यूब हो गया। अब दरमियान वाली ये दो टर्म रह जाती हैं, 3a2 प्लस 3ab2, ये वाली टर्म आप अपने लिखनी है। तो देखें इनको हम लिखेंगे तो सिंपल है। सबसे पहले देखें मैं लिखूंगा 3a2b, तो मैंने ये 3 फॉर्मूले वाला 3 पुट किया, उसके बाद a की जगह मैंने 2x पुट कर दिया और उसको मैंने स्क्वायर ले लिया, और b की जगह मैंने इस 1 को पुट कर दिया, ठीक है। अब 3ab2 ये वाली टर्म लिखनी है, तो मैंने ये 3 इंटू a की जगह 2x पुट कर लिया और b की जगह 1 पुट करके इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, तो ये हमारा 3ab2 हो जाता है, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। तो अब ये फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है हम इस एक्सप्रेशन के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 होल क्यूब, यानी कि हमने ये वाली जो साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड इस फार्मूले की इस एक्सप्रेशन के लिए भी लिख दी। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके लिख दिया। अब दूसरा पार्ट है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम। ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इस एक्सप्रेशन को, ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस फॉर्म में पहले लेके आते हैं। तो सेम तरीका आप करेंगे। देखें उसके लिए पहले आप a क्यूब लिखें, a क्यूब की जगह देखें ये 27a3 को मैंने 3a होल क्यूब लिख दिया, क्योंकि 3a का अगर आप क्यूब लेंगे तो वापस आपको 27a3 ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये 64b3 को मैंने 4b होल क्यूब लिख दिया, क्योंकि 4b का अगर आप क्यूब लेंगे या 4b की पावर 3 को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको 64b3 मिलेगा, ठीक है। तो अब ये मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि ये वाली जो दो टर्म्स हैं ये लिख दी है। अब ये दरमियान वाली टर्म 3a2b और 3ab2 ये वाली टर्म रहती हैं, तो ये हम इसके लिए लिख लेते हैं, ठीक है। देखें देखिए मैंने पहले 3 लिखा, ये फॉर्मूले वाला 3 हो गया, और उसके बाद a की जगह 3a को पुट करके इसका मैंने स्क्वायर ले लिया और b की जगह 4b को पुट कर लिया, तो ये हमारा 3a2b हो गया और ये वाला पार्ट 3ab2 वाला हो गया, ठीक है। तो ये हमने इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड थी इस एक्सप्रेशन के लिए यहां पर लिख दी। तो अब इस एक्सप्रेशन के लिए आप फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि a प्लस बी होल क्यूब इस एक्सप्रेशन के लिए आप लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए ये आ जाएगा 3a प्लस 4b होल क्यूब, ठीक है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये जो टर्म दी गई है 48x2y, ये अगर आप इस टर्म को रख के इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपकी बुक के जो लास्ट पे आंसर दिए गए उससे मैच नहीं करेगा, ठीक है। ये आंसर उसी टाइम मैच करेगा अगर आप इस 48x2y को 18x2y के साथ चेंज कर दें, ठीक है। तो मैं इसको करेक्ट करके 18x2y के साथ सॉल्व करूंगा। आप देख लीजिएगा आपको क्लास टीचर किस तरह करवाते हैं, ठीक है। तो हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो सेम यहाँ पर देखें, क्योंकि क्यूब की वैल्यूज आ रही है तो हम ये क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इस एक्सप्रेशन को, ये जो फॉर्मूला की राइट हैंड साइड है इस फॉर्म में हम लेके आएंगे। तो सेम जिस तरह के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व किया था, पहले हम a क्यूब और b क्यूब की वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि ये जो दो वैल्यूज है, ठीक है। तो देखें ये x3 को मैंने x की पावर क्यूब लिख दिया, ठीक है। इसी तरह 216y3 को मैंने 6y होल क्यूब लिख दिया, क्योंकि 6y का अगर आप क्यूब लेंगे तो वापस आपको 216y3 यही वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये तो हमने a3 और b3 की वैल्यूज लिख दी है। अब ये 3a2 प्लस 3ab2 ये वाली वैल्यूज हमने यहाँ पर लिखनी है। तो देखें इसको जब आप लिखेंगे पहले हम ये 3a2b लिखेंगे, तो मैंने ये 3 लिखा, ये फॉर्मूले वाला 3 हो गया, और a की जगह मैंने x को पुट कर लिया, उसका मैंने स्क्वायर ले लिया, और b की जगह मैंने 6y को पुट कर लिया। तो ये हमारा 3a2b हो गया
और उसके बाद 3ab2 हमने लिखना है, तो देखें ये 3ab2 यानी कि यहाँ पर अब हमने जो 6y है जिसको हमने b के को रखा था उसका स्क्वायर ले लिया, तो ये हमारा 3ab2 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये एक्सप्रेशन की जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस फॉर्म में आ रही है। तो अब इस एक्सप्रेशन के लिए हम फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली साइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पुट करूंगा फार्मूला की, तो यह आ जाएगा x + 6y होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट 4 है, तो इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब इस एक्सप्रेशन में उसने थोड़ी तरतीब चेंज कर दी है। ठीक है, तो हम इस तरतीब के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरतीब के साथ सॉल्व करने में सम टाइम स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये करता हूं कि यहां पर अब हमने फॉर्मूला यूज करना है ये वाला क्यूब का। ये वाला फॉर्मूला किस लिए यूज करना है कि अगर आप देखें यहाँ पर ये जो क्यूब की वैल्यू आ रही है इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, ऊपर ये जो क्यूब की वैल्यू आ रही थी इसके साथ प्लस का साइन था, तो हमने प्लस साइन वाला क्यूब का फॉर्मूला यूज किया था। यहाँ पर ये जो क्यूब की वैल्यू इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो हम ये जो माइनस साइन का क्यूब का फॉर्मूला है इसको हमें यूज करना है। तो मैं पहले स्टेप में ये करता हूं कि ये जो हमें यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं इन वैल्यूज को ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से अरेंज कर देता हूं, ताकि जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखिए अब इस फॉर्मूले में पहले a3 आ रहा है और लास्ट में -b3 आ रहा है, तो ये मैंने 8x3 को पहले लिख दिया और ये -125y3 को मैंने लास्ट पे ले गया, ये हमारा a3 हो गया और ये हमारा -b3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये -3a2b माइनस साइन वाली टर्म आ रही है, तो ये माइनस साइन वाली टर्म आप इस पहले लिखते हैं और फिर ये जो प्लस साइन वाली टर्म है इसकी जगह आप ये वाली जो टर्म है इसको लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही थी इनकी तरतीब मैंने सेट कर दी, ये जो हमारे पास फार्मूला की राइट हैंड साइड थी इसके हिसाब से। ठीक है, अब हम ये जो एक्सप्रेशन है इसको ये फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा, पहले हमने लिखना है a3 और -b3 ये हमने लिखना है। तो देखें ये 8x3 को मैंने 2x होल पावर क्यूब लिख दिया, क्योंकि 2x का अगर आप क्यूब लेंगे तो आपको वापस 8x3 ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसी तरह ये 125y3 को मैंने 5y होल क्यूब लिख दिया, क्योंकि अगर आप इसका क्यूब लेंगे तो आपको वापस 125y3 यानी कि ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो ये हमने a3 और -b3 की वैल्यू पुट कर दी। अब हम ये -3a2b ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो देखें यहां पर ये आ जाएगा, मैंने पुट कर दिया -3, अब ये फॉर्मूले वाला माइनस हो गया। उसके बाद a2, तो a की जगह हमने 2x को रखा है, तो ये मैंने 2x और इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, और फिर b आएगा, b की जगह हम ये 5y को पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 3a2b हो गया और उसके बाद है 3ab2। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट जो है 3ab2 के इक्वल हो जाता है। अब देखें ये हमारी जो दो टर्म आ रही है ये वाली और ये वाली, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस ये 60x2y यही वाली वैल्यू मिलेगी, और इस टर्म को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 150x/2 यही वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास अब ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर आ रही है, तो अब ये फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है हम इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है फार्मूला की लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x - 5y होल क्यूब। ठीक है, ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके लिख दिया, ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। हमने फैक्टराइजेशन करनी है, ये हमें नीचे मुख्तलिफ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है या इनकी हमने तजज़ी बनानी है। तो आप देखें ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए हम ये दो फार्मूलाज है इनका यूज करेंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें अगर दो एक्सप्रेशन के दरमियान ये दो टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन आएगा तो हम ये माइनस साइन वाला फार्मूला यूज करेंगे क्यूब का। ठीक है, और अगर दो टर्म्स के दरमियान प्लस वाला साइन आएगा तो हम ये जो प्लस साइन वाला क्यूब का फार्मूला है इसको यूज करेंगे। इन दोनों फार्मूला में फर्क क्या है? देखें, अब ये प्लस का फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये तो a प्लस b आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ये a b जो है इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। जब यहाँ पर प्लस का साइन आएगा दोनों टर्म के दरमियान तो यहाँ पर ये a b के साथ माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पर अगर इन दोनों टर्म के दरमियान माइनस का साइन आएगा तो ये a b जो है ये प्लस साइन वाला हो जाएगा। बस ये इसमें फर्क है। ठीक है, बाकी ये पहली वाली टर्म तो देखें, अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है तो ये पहली वाली दोनों टर्म में प्लस का साइन होगा, और यहाँ पर अगर माइनस का साइन आएगा तो ये पहली वाली दोनों टर्म में माइनस का साइन होगा। तो अब हम ये पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। देखें, इसको सोल्यूशन है, मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब इस एक्सप्रेशन को हम ये करते हैं कि पहले इसकी जो दोनों टर्म्स हैं इनको हम क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इनको जब हम क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें, 125a3 को मैंने लिख दिया 5a और इसका मैंने क्यूब ले लिया, क्योंकि अगर आप 5a का क्यूब लेंगे तो वापस आपको 125a3 ये वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, और इसी तरह ये 1 को मैंने 1 क्यूब लिख दिया। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, दोनों क्यूब की फॉर्म में है और दोनों के दरमियान माइनस का साइन है। इसका मतलब है अब हम ये वाला जो फार्मूला है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इस फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन के लिए ये फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है ये वाली पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये जो फार्मूले की राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है,
देखें पहले मैंने 5a-1 यानी कि जो a माइनस बी है इसकी इक्वल मैंने वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद आ रहा है a2, तो a की इक्वल हमारी कौन सी वैल्यू है, ये 5a है, तो मैंने 5a का स्क्वायर ले लिया। उसके बाद प्लस, ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया। उसके बाद आ रहा है ab, तो a की जगह मैंने 5a और b की जगह मैंने 1 को पुट कर दिया। और फिर यहाँ पर आ रहा है प्लस b स्क्वायर, तो ये मैंने प्लस और b की जगह मैंने इस 1 को पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो ये हमने इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड थी इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर लिख दी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, ये 5a का स्क्वायर लेंगे तो 25a स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5a हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, और फैक्टराइजेशन के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज किया। उसके बाद आ जाए पार्ट 2, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर भी जैसा आपको मैंने बताया कि ये क्यूब वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखें दोनों टर्म के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो हम ये जो प्लस साइन वाला फार्मूला है इसको यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए पहले ये जो अब आपके पास दो टर्म्स आ रही हैं इनको हम क्यूब की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो 64x3 को मैं 4x लिख के इसका मैंने क्यूब ले लिया, क्योंकि अगर आप 4x का क्यूब लेंगे तो वापस आपको ये वाली टर्म मिलेगी। इसी तरह 125 को मैंने 5 क्यूब की सूरत में लिख दिया, क्योंकि 5 का अगर आप क्यूब लेंगे यानी कि 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको 125 मिलेगा। तो अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन रही है इस फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी इक्वल आ रही है। यहाँ पर ये दो टर्म्स हैं जो कि क्यूब की फॉर्म में आ रही हैं और दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, तो हम इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है यानी कि ये वाली साइड इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए ये फार्मूला की राइट हैंड साइड लिखेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फार्मूला में ये ए बी के साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 4x का स्क्वायर लेंगे तो 16x2 हो जाएगा, और ये 4 और 5 मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा, साथ में x आ गया, और ये 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर ली इस एक्सप्रेशन के लिए, और इसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो अब यहाँ पर दो टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, तो अब जो माइनस साइन वाला क्यूब का फॉर्मूला है ये वाला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहला स्टेप में ये जो दोनों टर्म्स है इनको आप क्यूब की फॉर्म में ले आए, तो देखें इनको हम क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने ये x6 को हम जब क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे x2 होल पावर क्यूब। अगर आप इसको वापस सॉल्व करेंगे यानी कि x2 का क्यूब लेंगे तो उसका मतलब है कि जो पावर की पावर आ रही है दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस आपको x की पावर 6 यानी कि ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद ये 27 को मैंने 3 क्यूब की सूरत में लिख दिया, क्योंकि अगर 3 का क्यूब लेंगे या 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस 27 ही मिलेगा। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें दो टर्म्स आ रही है क्यूब की फॉर्म में और इनके दरमियान माइनस का साइन है, तो अब ये वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। इस फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन के लिए जो फार्मूले की राइट हैंड साइड है ये हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये राइट हैंड साइड फार्मूले की पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये पहली वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएंगी, और यहाँ पर x2 का स्क्वायर लेंगे तो x4 हो जाएगा, और ये x2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x2 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई। तो अब यहाँ पर दो टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो अब जो प्लस साइन वाला क्यूब का फॉर्मूला है यानी कि ये वाला, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इस फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि इसकी जो दोनों टर्म्स हैं इनको हम क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1000a3 को अगर मैं क्यूब की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 10a, और इसका मैंने क्यूब ले लिया, क्योंकि अगर आप 10a का क्यूब लेंगे या 10a को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1000a3 ये वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, और ये 1 को भी मैंने क्यूब की सूरत में लिख दिया। तो अब हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई हैं जो कि क्यूब की सूरत में आ रही हैं और इनके दरमियान प्लस का साइन है, तो अब ये फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है देखें ये हमारे पास बन गई है इस एक्सप्रेशन के लिए। तो अब फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है यानी कि ये वाली साइड हम इस एक्सप्रेशन के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये फार्मूला की राइट हैंड साइड यहाँ पर पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये ए बी के साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने ये माइनस का साइन पुट कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास पहली वाली टर्म तो मैंने एज इट इज लिख दी, और यहाँ पर ये 10a का स्केयर लेंगे तो 100a2 हो जाएगा, और ये 10a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10a हो जाएगा, 1 का स्केयर लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। तो अब ये देखें दो टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो अब जो प्लस साइन वाला क्यूब का फॉर्मूला है उसको इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं बार बार सामने लेके आ रहा हूँ ताकि आप इसको देख के आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, तो अब इसमें पहला स्टेप में ये करते हैं कि जो दो टर्म्स आ रही हैं इनको हम क्यूब की फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि इस फॉर्म में इनको ले आते हैं। तो क्यूब की फॉर्म में जब लिखेंगे 343x3 को हम लिख सकते हैं 7x, और इसका मैंने होल क्यूब ले लिया क्योंकि 7x का अगर आप क्यूब लेंगे तो वापस आपको ये वाली टर्म मिलेगी 343x पावर 3 ये वाली टर्म आपको मिलेगी। ठीक है, और 216 को मैंने 6 होल क्यूब लिख दिया, क्योंकि अगर 6 का आप क्यूब लेंगे या 6 की पावर 3 करेंगे तो आपको 216 ये वाली टर्म ही मिलेगी। अब हमारे पास देखें ये एक्सप्रेशन में दो टर्म्स आ रही हैं क्यूब की फॉर्म में और उनके दरमियान प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है कि जो फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास आ रही है, तो अब फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है हम इस एक्सप्रेशन के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो हम ये जो राइट हैंड साइड फार्मूले की जब पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। ये 7x का स्क्वायर लेंगे तो ये 49x2 हो जाएगा, और ये 6 और 7 मल्टीप्लाई में 42, साथ में x आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 हो जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। अब यहाँ पर देखें दो टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, तो अब जो माइनस साइन वाला क्यू का फॉर्मूला है यानी कि ये वाला, इसको हम पुट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले ये जो दो टर्म्स है इनको हम इस फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि इनको हम क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 27 को क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 रेज़ टू पावर 3 लिख देंगे, और 512y3 इसको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो 8y होल पावर 3 हम लिख देंगे। ठीक है, अब आपके पास ये दो टर्म्स आ रही हैं जो कि क्यूब की फॉर्म में है और इनके दरमियान माइनस का साइन है, यानी कि जो फार्मूला की ये लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास आ रही है। तो अब इस एक्सप्रेशन के लिए हम फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है ये वाली साइड हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जब आप ये वाली साइड पुट करेंगे तो आपके पास देखें ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे ये वाली टर्म तो आप एज इट इज लिख दें। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 3 8 से मल्टीप्लाई में 24, साथ में y आ गया, और ये 8y का स्क्वायर लेंगे तो 64y2। ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, और इस तरह ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।